है कोई बात नहीं। हाँ देखो डुअल नेचर क्या का बात करेंगे तो डुअल नेचर में होता क्या है तुम लोगों का, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, और डुअल नेचर है क्या, एक तो मैटर नेचर है उसका और दूसरे क्या इसका वेव नेचर है। एक्चुअली अभी तक ये परेशानी आई थी जब से हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है। वेव ऑप्टिक्स के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपकी लाइट है, जो मान लो अगर आपके पास लाइट आ रही है तो लाइट के अंदर से स्टार्टिंग में बोला गया था रे निकलती है और बाद में क्या बोला गया उसमें से क्या निकलती है, वेव निकलती है। ठीक है, तो रे और वेव दोनों निकलते हैं। एक्चुअली वेव इज अ वेव नेचर, और जब रे हो जाती है, रे हो जाती है आपका मैटर नेचर हो जाता है। मैटर नेचर मतलब क्या सेंस है, उसके अंदर से क्या निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। पार्टिकल्स कैसे मतलब, उस पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि लाइट में से निकलते थे फोटोन पार्टिकल्स, क्वांटा बोल देते हैं या फोटोन बोल देता है। तो कभी कभी तो ये बोला जाता है जो लाइट आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, कभी कभी ये बोला जाता है जो लाइट आ रही है हमारे पास वो फोटोन पार्टिकल्स के नेचर में आ रही है। तो ये दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन रहा कि हमेशा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर मतलब आपको कोई भी आपके रे होती है वो उसका मैटर नेचर होता है, मतलब पार्टिकल वाला नेचर होता है उसका, या फिर उसका वेव नेचर होता है, वेव की मतलब वाइब्रेशन वाला नेचर होता है। तो उसी चैप्टर को, उसी चीज को क्लियर करने के लिए चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग वेव नेचर भी देखेंगे, पार्टिकल नेचर भी देखेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, LENARD अपॉस्ट्रोफी लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। बड़े एक्सपेरिमेंट है, जैसे तुम लोगों ने 9th क्लास में वो वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसकी बात करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसका, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऐसे तुम लोग, गुड मॉर्निंग, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऐसे उसमें क्या कहते हैं, इस बार क्या आपका लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है। लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब इन द सेंस मतलब उसके अंदर कोई भी आपका कुछ भी आपका पार्टिकल्स नहीं होते, पूरा ब्लैंक होता है, एकदम खाली होता है। ठीक है भैया आपने क्या बताया, किसकी स्कैटरिंग, क्या चीज, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग। जैसे 9th क्लास में आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जिसके अंदर गोल्ड फॉइल लेते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी इसको ही हटा देता है। मान लो आपके पास एक बैटरी है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। मैंने बोला अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी है तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर लगा हुआ है तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना, इसका भी वोल्टेज अक्रॉस कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट ही हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है, कुछ कुछ आपका पोटेंशियोमीटर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर मैंने बोला ये पूरा का पूरा 50 वोल्ट है इसके अक्रॉस, क्योंकि 50 वोल्ट की बैटरी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिलेगा, 50 वोल्ट मिलेगा। अगर मैंने बोला कि मुझे सिर्फ इतने और इतने हिस्से में देखना है, मतलब जस्ट आधे हिस्से में देखना है, तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 25 वोल्ट मिल जाएगा। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, इतना क्लियर है। मतलब अगर आपका 50 वोल्ट है तो पूरा 50 वोल्ट मिलेगा। अगर हम लोग अलग अलग पॉइंट पे, इसको हम लोग यहाँ ना लगा के इसको हम लोग यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, अलग अलग पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हमें क्या मिल जाएगा, आपका चेंज मिलेगा। इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल वोल्टेज। गुड मॉर्निंग, वेरिएबल वोल्टेज। तो वेरिएबल वोल्टेज लेने का ये तरीका होता है कि आप क्या करो, एक बैटरी लगा दो, उसके साइड में रेजिस्टर्स लगा दो, आगे और हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब थी इसका एक पॉइंट तो यहाँ पे लगा दिया। ये वैक्यूम ट्यूब क्यों लिखी भैया हमने, वो भी बता रहे, अभी इसका कुछ काम नहीं है। और इसका एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मुझे अभी पोटेंशियल इसका मान लो 25-30 वोल्ट के आसपास मिल रहा था। अगर मुझे पोटेंशियल बढ़ाना होगा तो इस स्लाइडर को मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा आगे खिसका दूंगा,
यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लगभग इसका 40 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। इसको यहाँ तक कर दूंगा तो मेरे पास वापस कितना मिल जाएगा, 50 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब आपको बैटरी बिना चेंज करे वेरिएबल वोल्टेज अगर चाहिए तो हम लोगों ने इस टाइप का सेटअप यूज किया। बात समझ में आती है। अब एक और चीज, इधर वाला हाई पोटेंशियल का है, ये क्या आपका हाई पोटेंशियल का पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पे लगा, ये क्या जाएगा आपका लो पोटेंशियल का हो जाएगा। ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे। अगर मैं क्या काम करूं, इस वाली चीज को इधर लगा दूं और इस वाली चीज को इधर लगा दूं, तो उधर वाला पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और इधर वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल होगा। पूरा सेटअप समझ लो, क्योंकि अभी आगे आगे हम लोग डायरेक्टली बस ऐसे चेंज करके हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, अगर आपको पोलैरिटी चेंज करनी है, पहले क्या था, अगर मैं बात करूं जब ये वाली चीज इधर कनेक्ट है, तो फिर से देखते हैं, अगर ये वाली चीज इधर कनेक्ट है, इधर वाली चीज इधर कनेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, हाई पोटेंशियल का कहलाएगा, यानी ये क्या रहेगा पॉजिटिव, और इधर वाली चीज का कहला देगी आपका नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने क्या काम किया, इस वाले आर्म को इधर लगा दिया और इस वाले आर्म को इधर लगा दिया, तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। इतनी चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है, क्लियर है वाली चीज। तो आपका मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सेटअप किया है जिससे आप वोल्टेज भी वैरी कर सकते हो, जिससे आप पोलैरिटी भी वैरी कर सकते हो। क्योंकि जब अभी इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों चीजें देखी जानी है कि आपका कभी कभी वोल्टेज कम ज्यादा करके देखेंगे, कभी इसको पॉजिटिव बना देंगे तो कभी इसको नेगेटिव बना देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। बात समझ में आती है। कौन से कहाँ से आ रही है, ये गेट से आ रही है। हाँ इतना क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका ये सेटअप इस तरह से। इसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे एक प्लेट लगा दी है, यहाँ पे भी एक क्या लगा दिया हम लोगों ने, प्लेट लगा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, एमीटर। एमीटर भी माइक्रो एमीटर है, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह से सेटअप अपना तैयार किया। अब जैसे हम लोगों ने इसका स्विच ऑन किया, ये यहाँ से कनेक्ट था, ये यहाँ से कनेक्ट था, तो अब होगा क्या, हम लोगों को तो अभी यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा वैक्यूम है, पूरा का पूरा एक तरीके का इंसुलेटर है, और वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं कर सकती है। डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात तब करेंगे अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बताओ समझ में आता कि नहीं आता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल। अब हम लोगों ने बोला कि वहां यहाँ पे जब तक चार्ज हो रहा था, प्लेट चार्ज हो रही थी, तब तक तो करंट, उसका जब चार्ज होना बंद हो गया तो यहाँ पे करंट भी जीरो हो जाएगा। हमने पिछले बार भी देखा था, पिछले लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि भैया इसके अंदर करंट तब तक ही फ्लो होता है जब तक इसमें क्या चलती है, चार्जिंग चलती है। जैसे ही चार्जिंग खत्म हो गई, इसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने इसको लगाया तो हम लोगों को यहाँ पे कोई करंट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ब्लैंक मिला। और वो सही भी है क्योंकि आपको ये पूरा यहाँ पे कोई तार तो लगा हुआ है नहीं। अगर तार लगा हुआ तो जितना करंट में देता सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता हम लोगों को। इतनी चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अब इसने क्या काम किया, यहाँ पे एक विंडो टाइप से बना दी और उसमें से क्या करे, लाइट को इंसिडेंट कराया इस पे। इस सबसे लाइट को क्या करा रहे हैं, इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। जैसे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस पे, ठीक है, तो लाइट को इंसिडेंट कराने की वजह से इसमें से क्या निकलेगा, अब पार्टिकल्स निकलते हैं इसमें से। इलेक्ट्रॉन्स या केवल पार्टिकल्स? वो पार्टिकल्स बता देंगे कौन सा पार्टिकल है, इसमें से क्या निकलेंगे, अभी पार्टिकल्स निकलने शुरू होंगे। और ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स ही है, ठीक है। वो पार्टिकल्स यहाँ से उठ के यहाँ पे जाते हैं, और जब यहाँ से यहाँ चार्ज पार्टिकल जाएगा तो पक्का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। कौन सी प्लेट है ये? मेटल की प्लेट है, कोई भी बहुत बड़ी सी प्लेट लगा दी है। उस पे हम लोगों ने जैसे हमने वो गोल्ड प्लेट वाला किया था, गोल्ड फॉइल किया था, लेकिन गोल्ड फॉइल नहीं, गोल्ड फॉइल के अंदर से आपका पार्टिकल्स निकलने हाँ, लगे। लेकिन हम उसमें मार रहे थे ना पार्टिकल्स को, हाँ तो इसमें पार्टिकल्स खुद निकल रहा है। हाँ, इसमें खुद निकलता है। हाँ, यहाँ तक समझ में आता है। तो मेन अब ये चीज हम लोगों को देखना, पूरा चैप्टर इसी चीज पे बेस्ड है कि ये जो हम रेस दे रहे हैं इसमें से कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कैसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो मेन काम हम लोगों का यहीं पे है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मींस पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। तो लाइट इंसिडेंट कराने से पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है, तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देता है। और उसकी वजह से क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो यानी क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या कराती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कराती है। मतलब समझ में आता है पक्का। इसको डायरेक्ट बैटरी से नहीं जोड़ सकते क्या
देखो डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दोगे फिर तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया। हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करनी है कि भैया जो लाइट आ रही है उसके पास एनर्जी है या नहीं है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स उसका हैं। नेचर देखने के लिए हम ये वो कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ना लगाए हम तो। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको क्या करना है, काफी चेंज करना है। हम लोग इसको कम करके देखेंगे, ज्यादा करके देखेंगे। तो पोटेंशियल पे असर पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बात समझ में आती है, मतलब कभी 5 वोल्ट दे रहे हैं, कभी 0.2 वोल्ट दे रहे हैं, इस तरह से। इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पे, वेरिएबल वोल्टेज टाइप से यूज किया। इतना बताओ सर में आता है सेटअप पूरा। तो अब यही चीज अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास मेटल प्लेट है, उसमें लाइट इंसिडेंट कराने से जो पार्टिकल निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है और कितना पार्टिकल निकलेगा, वो पार्टिकल जो निकल रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर ग्राफ है, उसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है, आगे थ्योरी उसी के तो ऊपर। भैया डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं। हाँ, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोल दो, पार्टिकल बोल दो, ठीक है, रेज बोल दो। तो ये चीज है आपका। शुरू करते हैं इसके बाद में। और यहां से फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से ग्राफ ही आता है मेनली। 4 ग्राफ है इस चैप्टर में, उस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा लास्ट में आपका उसका एक थ्योरी है, वो थ्योरी बताई जाएगी, बस उसका कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चल शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग का एटम से निकले बचा ना बस रेडिएशन, रेडिएशन वाला। रेडिएशन। ये कोई चैप्टर है? हाँ, एक उसमें यूनिट टाइप की दी हुई थी, रेडिएशन डाली थी बुक में। पर चैप्टर के कंटेंट्स जो उसमें दिए हुए थे वो अधिकतर वही वाले थे जो हमारे ईएम वाले थे। ऊपर स्टार मार्क हो रखा होगा। हाँ तो बस वो नहीं है। फोटोमेट्री हो गया, रेडिएशन हो गया, सब 3-4 टॉपिक्स हैं जो स्टार मार्क है। मतलब नॉलेज के लिए पढ़ लो, लेकिन वो आपका सिलेबस में नहीं है ना, आईआईटी लेवल है। अब तो इतनी नॉलेज हमें चाहिए। चलो समझो ध्यान से। अब होता क्या है, हमारे पास एक मेटल प्लेट थी, तेरे वाली चीज। हम लोगों ने ये देखा कि इस पे जब भी कोई लाइट आती है, देखो भैया लाइट के पास अगर पार्टिकल्स हैं, जो लाइट रेज आ रही है अगर उनके पास पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स भाग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं, यानी उनके पास क्या एनर्जी है। और जब वही भागते हुए पार्टिकल्स इस पे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, मेटल प्लेट को दे देंगे। बात समझ में आती है। सिंपली हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे मेटल प्लेट लगा दी, पूरी मेटल प्लेट है, और पे छोटे छोटे पत्थर हम लोगों ने ऐसे फेंक के मारे। तो है तो थोड़ा हल्का प्रोसेस, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जहां पे आप मार रहे हो, अगर आप एक ही जगह मार रहे हो तो वहां पे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर तुम अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट लो कि तुम अपनी फ्रेंड लो और उसके गाल पे चटाचट मारते चलो, तो थोड़े टाइम बाद उसका गाल क्या हो जाएगा, लाल नहीं गर्म हो जाएगा उसका, है ना। देखना करके, सिर्फ एनर्जी मिलेगी। हाँ उसको एनर्जी मिलेगी। कभी कभी डाउन बराबर अगर कोई डाउन फील कर रहा हो तो उसको एनर्जी दे सकते हो आप ऐसे। अब तुम दोस्त हो, इतना तो कर सकते हो अपने दोस्तों के लिए। भैया मतलब ऐसा एनर्जी कैसे मिलेगी? क्योंकि हम जब ऐसे भाग के आएंगे, ऐसे मारेंगे, तो हमारे पे काइनेटिक एनर्जी है, और जब भी कोई कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मोमेंटम का ट्रांसफर हो जाता है। मोमेंटम के ट्रांसफर जो ऐसे 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 जाएगी। जब नींद आती है कोई मार देता तो हाँ, क्यों एनर्जी मिल गई आपको? एनर्जी मिल जाती है। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यही वाली चीज है आपका। तो काइनेटिक थ्योरी इसमें क्या होता है, तो यही होता है, जब भी आपको कोई मेटल प्लेट है उस पर आपको कोई पार्टिकल आएगा, चार जन पीछे जाते हैं, कितने जाओगे पीछे, चले जाओगे पीछे तीनों, वो पीछे। ये तो बिना मार के वाली चेयर थी, आसन बिछा देते तो इसी में टॉपिक मार के बैठे रहते। हाँ, तो समझना ध्यान से। तो हमारे पास एक मेटल प्लेट है, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई पार्टिकल आएगा भागता हो, क्योंकि अगर पार्टिकल है उसी के पास मास है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो इसके पास एनर्जी है, और एनर्जी में कोई भी हो जाए उसके पास मास होना जरूरी होता है। मतलब अगर हमने बोला इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 12mv²। तो अगर ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है तो पक्का इसके पास क्या होगा, मास होगा।
वेव नेचर ये बताता है कि किसी भी चीज वेव के पास मास नहीं होता, वेव के पास क्या होता है, सिर्फ एनर्जी होती है। लेकिन ये वाला नेचर क्या, पार्टिकल नेचर ये बताता है कि उसके पास क्या होता है, मास होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि वेव के अंदर मास है, एक एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है वेव के अंदर आपका क्या, आपका एनर्जी है। ठीक है, वो सब चीज बाद में कंक्लूड करेंगे, ज्यादा वेव के मात्रा अंदर मास है, हाँ, ये वेव है। रेज है, वेव्स है, कुछ भी मान लो, मतलब जो पार्टिकल आ रहे हैं, जो लाइट आ रही है, उसके पास मास भी है, उसके बाद वेव एनर्जी भी है, दोनों चीजें वो अच्छा, चीज हमने ये मान लिया है कि वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मास है। अच्छा। अभी और मैं एक और चीज बता दूं भैया, ये सिर्फ बुक का है, अपनी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा है वैसा है क्यों है, जैसा पढ़ो पढ़ लो, नहीं तो बिना बात के खुद कंफ्यूज होकर थोड़े दिनों में खुद ही सोचोगे क्या कर लिया हम लोगों ने। जैसे बुक वाले बोलते हैं मास है, तुम्हारा हाँ मास है, बुक वाले बोले वेव है तो हाँ वेव है, ठीक है छुट्टी काम खत्म। हाँ सही में अपनी माथा पच्ची रहोगे, कुछ होने नहीं वाला तुम लोगों से, तुम्हारे कोई थीसिस नहीं लिखा रहे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ जाएगा चैप्टर आराम से, अच्छे से है। इतनी बेइज्जती। हाँ इतनी बेइज्जती, बिल्कुल सही बात है। करें हर साल बच्चों ने ऐसे हुआ कुछ ना, कंफ्यूज होकर फिर चैप्टर छोड़ ही देते हो कि हमें समझ में नहीं आया, मजाक की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा माथा पच्ची मत करें इस चैप्टर में, ठीक है, फायदे में रहोगे इस चीज के, ठीक है। ऐसे समझोगे बड़ा अच्छा लगेगा, चैप्टर समझ में मजा आ जाएगा, चैप्टर समझोगे ग्राफ बना दोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा नॉलेज, मतलब मैं मना कर रहा हूँ आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा गेन मत करना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना इसके अंदर, ठीक है। तुम लोगों का लॉस है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब यहीं पे आपने जो मेटल प्लेट है उस पर हुआ कि अब ये लाइट आ रही है, तो लाइट आने की वजह से हम लोगों ने क्या बोला, इसके पास क्या आ रही है, एक एनर्जी आ रही है, मतलब एक पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी। तो यहाँ पे आपके क्या थे, बहुत छोटे छोटे एटम्स थे, मेटल प्लेट है तो यहाँ पे क्या होंगे, एटम्स भी होंगे। और एटम्स पे जब एनर्जी जाती है तो उन एटम्स, एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आपको बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गई, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उनको हल्की फुल्की एनर्जी भी मिल जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, आपके एस्केप आउट कर जाते हैं, है ना, एक्साइट होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल आते हैं। तो इसके पास कुछ इतनी एनर्जी थी, जैसे वो इन पार्टिकल्स पे पड़ी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से निकल के बाहर आ गए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ गए, बात समझ में आती है। अब इसका भी आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, कैसे करेंगे वो 2 मिनट बाद बताऊंगा। इतना बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। सिंपल सी चीज, लाइट वेव आ रही थी या लाइट एनर्जी या कुछ भी मैं बोलूंगा, लाइट आ रही थी, लाइट ने क्या करी, अपनी एनर्जी इस एटम को दी, इस मेटल सरफेस को दी। मेटल सरफेस को देने की वजह से मेटल के जितने भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते गए निकलते गए निकलते गए और निकल निकल के क्या पहुंचते गए, उधर पहुंचते गए। इस तरह से आपकी क्या होने लगी, कंडक्शन होने लग गया। मतलब हमारे पास जो ये वैक्यूम ट्यूब थी, जो कि हम लोगों ने बताई थी, यहाँ पे आपका एक प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे दूसरी प्लेट लगी हुई है। देखो एक्सपेरिमेंट में सीढ़ी पे समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। हम लोगों ने देखा था जब हमारे पास डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड थी, तब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, माइक्रो एम्पियर कितना था इसका, 0 था। लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट इंसिडेंट कराने की वजह से इसमें अभी क्या ये पॉजिटिव, कुछ उल्टा बना दिया नहीं हम लोगों ने। नहीं सही तो बना नहीं, दिया सही भैया। था भैया। पहले भी आपने पर ऐसे पहले बनाया भी था। हाँ तो पहले भी उल्टा बना देता। हाँ तो हम लोगों ने क्या काम किया कि जैसे इस पे लाइट आई, इसमें से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन एक बार बस निकल जाए बाहर, इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसके पास पहुंच जाएगा। मेन चीज है बस इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको एक बार। मतलब मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे, पहुंच जाता, मैग्नेट से चिपके हुए थे, ऐसा सब होता है। यहाँ पे मैग्नेट से क्या चिपके थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे और वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वो इसको अट्रैक्ट तो कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा था कि वो मैग्नेट से छोड़ नहीं पा रहे थे। बस किसी तरह से पार्टिकल एक बार बाहर निकल जाए, जैसे इसको इसकी मतलब इसके फोर्स से बाहर निकल गए, उसने एकदम से पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, आपका करंट फ्लो कराना शुरू कर जाएगा। हाँ हम अगर मार्केट में लेने जाए तो हमें कैपेसिटर मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं मिलता, मिलता है कहीं कंडेंसर वैसे ही यूज होता है उसका। बहुत जगह कहाँ पे? तो वो पंखों में ऐसा- होता है, मोटर में होता है, जितनी भी घूमने वाली चीज होती है वहाँ पे कैपेसिटर का यूज, तो उसमें व्हाइट कलर की displace- जो सेल होती है तो छोटी, उसमें डिस्प्लेस पर हम तो ऐसा पढ़ते हैं ना, प्लेट जैसा कैपेसिटर। कि किसमें बनाना नहीं सिखाएंगे आपको कैपेसिटर। तो उसके अंदर प्लेटें नहीं लगी होती? मैंने बताया था आपको, पेपर रोल होता है उसके अंदर। तो भैया मुझे बताया था। कितना बड़ा है वो छोटा सा होता है, अगर वो जो प्लास्टिक वाला जो बड़े वाला होता है जो आप पंखों में देखते हो, व्हाइट कलर का सेल टाइप से लगता है, कंडेंसर जैसे बोल देता है, वो कैपेसिटर ही होता है। वो क्या होता है आपका, एक सेल टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल सेल होती है, उसके अंदर पेपर का और एल्यूमिनियम फॉइल का रोल होता है। तो भैया उसमें करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, हाँ पर उसमें तो लाइट पड़ती नहीं है कहीं भी। क्यों नहीं पड़ती,
कहाँ पड़ती है? पंखे में लगा था तो बिना लाइट के चला था। और वैसे तो वो AC रे कहाँ पड़ती है उस पे? तो भाई यहाँ पे कैपेसिटर अलग चीज है, कैपेसिटर में पढ़ा कहाँ हूँ। ये गैप देख रहे हो इसमें कितना ज्यादा गैप है। ये ये कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं से कैपेसिटर नहीं समझो। फिर ये क्या? क्या? ये तो ऐसे आपके General metal में वैक्यूम plate ट्यूब है। लगा हाँ है, ये और नहीं तो क्या। कैपेसिटर से कंफ्यूज मत करो। जब तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा तो मैं तो तब सोचा बोल दो, लेकिन चलो छोड़ कोई नहीं। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर की स्पेशल बात क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भैया D जितना छोटा होगा जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटर ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर करंट होगा। यहाँ पे तो हमने D बहुत बड़ा बड़ा दूर दूर रखते हैं, वैक्यूम ट्यूब कम से कम इतनी बड़ी होती है। एक प्लेट यहाँ तो एक प्लेट यहाँ, और इसके अंदर जो डी होता है वो माइक्रोमीटर्स में भी होता है, कई बार मिलीमीटर्स में, मान लो मिलीमीटर्स में, 0.मिलीमीटर्स में होता है। मतलब आपकी कैसे होती है वो पेपर ऐसे होता है जैसे आपकी कॉपी का पेपर है ना, ठीक है, एक कॉपी का पेपर, ठीक है। तो ऐसा मान लो एल्यूमिनियम फॉइल हो, तो तुम लोगों ने वो वाली एल्यूमिनियम फॉइल देखी होंगी आजकल, तो पैकिंग करने में काम आती है जो, जिसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल फिर बटर पेपर फिर एल्यूमिनियम फॉइल फिर बटर पेपर, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही होता है एल्यूमिनियम, ये कैपेसिटर भी ऐसे होता है, एल्यूमिनियम फॉइल फिर उसमें बटर पेपर फिर एल्यूमिनियम फॉइल फिर बटर पेपर फिर एल्यूमिनियम फॉइल फिर बटर पेपर, इस टाइप से होता है। तो इनके बीच में गैप समझते हो कितना कितना गैप होगा, दो एल्यूमिनियम फॉइल के बीच में कितना गैप होगा, एक पेपर के जितना गैप है, बस बात समझ में आती है। तो वो मिलीमीटर्स में भी है, बहुत मिलीमीटर से भी छोटे में है ये, लेकिन इसके अंदर गैप देख लो, इसके अंदर पूरी 10-12 कॉपीज आ जाएंगी आपकी, तो इसका गैप ज्यादा ही, कैपेसिटर नहीं है इसीलिए। ये आपका क्या सिंपल आपका कैथोड, वो क्या बोलते हैं इसको, आपका वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वैक्यूम ट्यूब। जितनी बड़ी ट्यूब उतना ज्यादा करंट। नहीं, उतना कम करंट, जितना जितना कम इसमें उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, ये आपके पास क्या प्लेट थी, ठीक है, ये आपकी मेटल प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स इस पे चिपके हुए हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं वो, इस पे एटम ने, इसके जो न्यूक्लियस है उसने इन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पकड़ के रखा है। जैसे मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी, एनर्जी देने से, हीट एनर्जी देने से इसमें से क्या होगा, मेटल वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एक्साइट होने की वजह से वो फ्री हो जाएंगे। देखो इसके फोर्स से बाहर निकलना है, मैं ये नहीं बोलता मेटल से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन इसके एटम के जो एटम पे जो फोर्स लग रहा है, एटॉमिक फोर्स लग रहा है, उससे अगर एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसके बाद तो आगे का काम कौन करेगा, पॉजिटिव प्लेट करेगी, पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती रहेगी, खींचती रहेगी। हम ऐसे नेगेटिव पे मारेंगे ना बस, क्या चीज, हाँ नेगेटिव में मारेंगे, बिल्कुल कैथोड पे मारते हैं इसको, बात समझ में आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, जैसे हम लोगों ने क्या काम किया, इस पे हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट करे, तो लाइट इंसिडेंट कराने से यही काम हो रहा है कि इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गया, और इलेक्ट्रॉन जैसे उधर पहुंच गया ऐसे इलेक्ट्रॉन पहुंचते गए पहुंचते गए पहुंचते गए, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू अब जीरो ना होके कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा सा करंट दिख जाएगा। तो यही हमें पता चल गया, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है लाइट। जब तक लाइट थी तब तक तो करंट मिला, जब तक लाइट खत्म हो गई तब वो करंट मिलना बंद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इतनी चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, अब आगे समझते ध्यान से। अब तो नहीं आ रही ना, हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसमें क्या बताना था, हाँ, तो अब ये चीज जो लाइट होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने सिंपल कोई सी भी लाइट मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इस लाइट की पर्टिकुलर मिनिमम टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। देखो हर लाइट की एक एसोसिएटेड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोगों को मालूम है, अगर विबग्योर है आपके पास, तो विबग्योर में हर किसी चीज के पास क्या है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उन सारे कलर्स क्या हो जाते हैं आपके, डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्योंकि सबके पास फ्रीक्वेंसी है, तो यानी यहाँ पे जो एनर्जी होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स के हिसाब से क्या होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, बात समझ में आती है। तो अलग अलग कलर की लाइट का हम इंसिडेंट कराएंगे, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट में क्या होगा, आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग एनर्जी होंगी। तो यहाँ पे ऐसा तो है, मान लो कि इस पे ऐसा समझना भी, फोर्स के रूप में बता रहा, एनर्जी अलग है फोर्स अलग है। मैंने बोला कि इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे, इस वाले न्यूक्लियस ने 5 न्यूटन एनर्जी लगा ना, 5 न्यूटन क्या लगा रखा, फोर्स लगा रखा है। कितना फोर्स लगा इस पे, 5 न्यूटन फोर्स। मैंने बाहर से इसको कितना फोर्स दिया, बाहर से इसको मैंने सिर्फ 3 न्यूटन का फोर्स दिया, तो अगर मैं 3 न्यूटन का फोर्स दूंगा तो क्या ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। 4 न्यूटन का फोर्स देने पे ये नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे मैंने 5.1 कर दिया,
5.1 न्यूटन का फोर्स दिया इसको, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला फोर्स इस वाले फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो चुका है। तो हम लोगों ने यही बोला अब एनर्जी के रूप में कि यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है वो बात तो सही कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी, लेकिन उसके पास एक मिनिमम एनर्जी जरूर होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकाल सके। ठीक है, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन। या एग्जाम में पूछा जाता है वर्क फंक्शन, केमिस्ट्री में भी होगा शायद आप लोगों के, तो ये वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या है आपका, जिसको 5 नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बात समझ में आती है। उसी के बाद हम लोगों ने बोला, फिर यहीं पे आपका दूसरे वर्ड हाथ इसी का नेक्स्ट आ जाता है, जिसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब वही वाली चीज है, अभी तो हम लोगों ने एनर्जी के रूप में बताया कि उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम 5 जूल की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पे भी तो बात कर सकते हैं, तो कम से कम मैं इसको कितनी फ्रीक्वेंसी दूं। देखो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो मैं कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी दूं कि उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ को हम क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। बात समझ में आते हैं। इसका तीसरा वर्ड हो जाता है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होगा एक लाइट को। बात समझ में आती है। और ये गलत हो जाएगी डेफिनेशन, क्यों, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, क्यों, बिकॉज E इक्वल्स टू एच न्यू, और E इक्वल्स टू एच न्यू के बाद न्यू का फॉर्मूला रहता है C ओवर लैम्डा। जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा वेवलेंथ। बात समझ में आते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर हम लिख देंगे तो वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ बोला जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाएगा तो वहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ बोला जाएगा। ये ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपका मैक्सिमम होता है। ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी दूं कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए उसमें से। बात समझे, ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ मेरी कितनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, तो वह है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी दूं या कम से कम कितनी एनर्जी दूं, वो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती है, पक्का। अब एक और चीज, मान लो हमारे पास ये जो मेटल सरफेस है इस पे जो इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं उनको 4 जूल की एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए उनको, 4 जूल की एनर्जी चाहिए। और हम लोगों ने कितनी दी उसको, 3 जूल की एनर्जी दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर हमने इसको 4 जूल की एनर्जी तो निकलेगा, 4 जूल पे निकलने की बस कोशिश कर रहा है। और इतनी एनर्जी पे वो निकल तो जाएगा, लेकिन उसका बस मिनिमम एनर्जी है, उसका वो भागने लायक नहीं है। अभी भागने के लिए कौन हेल्प करेगा उसको, ये पॉजिटिव प्लेट। बात समझ में आती है। इतनी एनर्जी पे अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब बाकी का काम कौन करे, वो उसको अपने आप खींचता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने इसको दी थी 4.5 जूल, तो इसके पास 0.5 जूल एनर्जी क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा है। 4 जूल तो उसको निकलने में काम आ गई, अब बाकी की एनर्जी कौन सी होगी उसकी, 0.5 जूल एनर्जी। तो वो 0.5 जूल एनर्जी इसके भागने में काम आ जाएगी। बात समझ में आती है। इसको क्या दे देगा, वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा। मतलब ये जो आपका वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन आपका 2 तरीके से काम करता है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन आपका 2 तरीके से काम, सॉरी वर्क फंक्शन का ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ऊपर से, इस एनर्जी के 2 तरीके के रोल होंगे। एक तो इसका काम क्या होगा, इस एनर्जी का काम क्या होगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस एनर्जी का काम क्या होगा कि एक तो ये क्या काम करेगा, वर्क फंक्शन कराएगा। जो भी एनर्जी दे रहे हैं, वर्क फंक्शन मतलब कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको निकलने में काम आ रही है, और बची हुई एनर्जी वो क्या काम कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मतलब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 4 जूल की एनर्जी चाहिए, मैंने 5 जूल की एनर्जी दे दी, तो भैया आप इसी से आप बोल दोगे कि अगर आपने 5 जूल की एनर्जी दी है तो 4 जूल तो उसका कहाँ यूज हो गया, वर्क फंक्शन में। 1 जूल की क्या बन गई उसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो उस हिसाब इसकी क्या बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मालूम है, वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो भैया जितनी ज्यादा एनर्जी दूंगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इनकी क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बात समझ, उतनी जल्दी वो वहां पहुंचेंगे। बात समझ में आती है, इतना क्लियर है वाली चीज। तो आपकी कोई भी एनर्जी है तो आपकी 2 तरीके से काम आएगी। आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और कभी कभी इंसिडेंट को हम लोग फाई लिख देता है कि फाई एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क फंक्शन में यूज है, प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज है।
ये आपके पास इस टाइप से आपका आ जाएगा, या फिर फाई की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह एच न्यू भी बोल सकते हैं। ये एनर्जी कौन सी ऊपर से आ रही है, ऊपर वाली एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को और अच्छे से लिखूंगा तो फाई नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स का पार्ट है ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जहां पे एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा स्लोप, सी क्या हो जाता है इंटरसेप्ट। ये सब चीजें अब हम आपको बता देंगे क्योंकि ये ग्राफ में काम आएगी, इक्वेशंस में काम आती है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ फोटोइलेक्ट्रिक फाई नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी। फाई नॉट इज द मिनिमम वर्क मिनिमम वर्क फंक्शन लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है तो हेडिंग लिखो जल्दी से, वर्क फंक्शन। अब कुछ लिख पाए नहीं ना आप अभी कुछ नहीं, चलन जाता है इसलिए समझा दिया जैसे अपने पे तो लिखो वर्क फंक्शन। देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit an electron, minimum amount of energy required to emit an electron from the metal surface, from the metal surface with zero kinetic energy, with zero kinetic energy, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जीरो काइनेटिक एनर्जी लिख देना, with zero kinetic energy is called work function. It is denoted by phi naught. SI यूनिट क्या होगी इसकी, जूल, SI यूनिट is joule. It is denoted by phi naught. SI unit is joule, but practical unit is electron volt. But practical unit is electron volt. Next है threshold frequency. Threshold frequency ब्रैकेट में देना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात देखिए, क्या बोला आपने? कट ऑफ, CUT कट OFF ऑफ। भाई इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पेपर में। मेरे और चैप्टर इजी अगर पढ़ोगे तो उसका देखिएगा, चैप्टर इजी, ज्यादा टफ है नहीं वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाएगा आपका, हाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of the incident ray, minimum frequency of the incident ray required, minimum energy नहीं क्या बोला मैंने, minimum frequency इंसिडेंट of the incident ray required to emit an electron, to emit an electron from the metal surface, from the metal surface with zero kinetic energy, ठीक है, it's called threshold frequency. Its unit is 5 hertz. इसको न्यू नॉट से शो करता है, ठीक है। Its unit is hertz. Hertz, HZ. Good. Threshold wavelength. कौन सा वाला?
थ्रेशोल्ड आपने क्या बोला? गोले वाला गोले वाला, अच्छा घोड़े वाला। क्या मैडम हेडफोन कितना है? 10⁶। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लिखेंगे इसको, हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, फिर वही वाला, टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, That can incident on a metal surface. क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस required to emit an electron with zero kinetic energy is called threshold wavelength. आगे भी इतना हो गया, सही है, इतना लिख लिया। लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट। इसकी ऐसा यूनिट मीटर हो जाती है, प्रैक्टिकल यूनिट एंगस्ट्रॉम हो जाती है। एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर दोनों चलती है, ठीक है। ऐड हो गए? सवाल यहाँ से बताओ, सर में आता है कि नहीं आता? इसकी मीटर वेवलेंथ है तो मीटर, ठीक है भैया। -6 और -9 एंगस्ट्रॉम में -10। हाँ भैया, अब बताओ।